हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी सर्कुलर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो इससे पहले के मंथ्स आपने अगर कवर करने हैं तो उसमें हमने एक पहले वीडियो बना रखी थी, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहली न्यूज आपकी रिगार्डिंग नॉमिनेशन रूल्स। सेबी ने रिसेंटली क्या किया है, जो आपके नॉमिनेशन रूल्स है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। वो क्या किए हैं, जैसे आपका डीमेट अकाउंट है या म्यूचुअल फंड का फोलियो है, उसमें क्या होता था, पहले आप मैक्सिमम 3 नॉमिनीज कर सकते थे, 3 नॉमिनीज को रख सकते थे। अब सेबी ने इसको चेंज करके बढ़ा के कितना कर दिया, 10। अब आप अपने डीमेट अकाउंट में या म्यूचुअल फंड के फोलियो में 10 नॉमिनीज रख सकते हो। मतलब नॉमिनीज क्या होता है, अगर आपको बाय चांस कुछ हो जाए तो आपके अकाउंट का पैसा किसको मिलना चाहिए। तो पहले आप 3 नॉमिनीज रख सकते थे, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 10 नॉमिनी कर दिया है। तो देखो, नॉमिनी से एक न्यूज आपकी पहले भी है, वो क्या कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी कि जो आपके सेविंग अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट्स में भी अब आप 4 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। पहले सेविंग अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी अपॉइंट होता था और 4 नॉमिनी सिर्फ आपके पीपीएफ अकाउंट में अपॉइंट होते थे। पीपीएफ अकाउंट था उसमें आप 4 नॉमिनीज रख सकते थे और सेविंग में सिर्फ एक। तो कैबिनेट ने इसमें भी अप्रूवल दी थी कि आप सेविंग में भी अब 4 नॉमिनी रख सकते हो। तो वैसे ही सेबी ने क्या किया है, यहाँ पे जो आपके डीमेट अकाउंट है और म्यूचुअल फंड के फोलियोस होते हैं उसमें अब आप 10 नॉमिनीज अपॉइंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात देखना, जो आपके ज्वाइंट अकाउंट होते हैं ना, उसमें आपको नॉमिनी की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट मैक्सिमम क्या होता है, ई और एस, इधर और सर्वाइवर। मतलब दो बंदे अगर एक अकाउंट में ज्वाइंट है, ए और बी, इधर और सर्वाइवर का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से अगर कोई मर गया तो जो दूसरा बचा होगा सारा पैसा उसका। इधर और सर्वाइवर का मतलब ये होता है, दो में से जो जिंदा बच गया लास्ट में सारा पैसा उसको मिल जाएगा। ठीक है, जब तक दोनों चल रहे हैं, जब तक दोनों जिंदा हैं तो दोनों उसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाय चांस कोई एक मर जाता है तो जो व्यक्ति दूसरा बचेगा उसको सारा पैसा मिल जाएगा। तो ज्वाइंट अकाउंट में आपको नॉमिनी बनाने की इतनी मैंडेटरी नहीं होती, पर सिंगल अकाउंट में आपको नॉमिनी करना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का क्राइटेरिया कर दिया, 3 से बढ़ा के 10 कर दिया अलाउड। और यहाँ पे एक चीज और है, जो भी जिस व्यक्ति को भी आप नॉमिनी बनाओगे अपने डीमेट अकाउंट में या म्यूचुअल फंड फोलियो में, उसका आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर चाहिए होगा। वो फिर चाहे आप उसका पैन नंबर दे दो या फिर उसका पासपोर्ट नंबर दे दो या फिर उसका आधार नंबर दे दो, ये आपको नॉमिनी की डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब आप उसको नॉमिनी बनाओगे अपने डीमेट अकाउंट में या फिर म्यूचुअल फंड फोलियो में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि सेबी ने अलाउ किया है म्यूचुअल फंड्स को कि वो अब सेल कर पाएंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो यहाँ पे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर समझेंगे ये न्यूज क्या है। तो समझ लो, यहाँ पे तीन तीन कंपनीज हैं। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। अब ए क्या है, ए को चाहिए मार्केट से पैसा, तो ए ने क्या किया, अपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, अपने बॉन्ड्स इशू कर दिए मार्केट में और बदले में मार्केट से पैसा उठा लिया। अब बी जो है कंपनी, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, एक्सेस में पैसा था, और इसको लग रहा है कि ए कंपनी जो है काफी ग्रो करेगी आगे भविष्य में, तो इसके बॉन्ड्स खरीदना अच्छी बात है, इसके बॉन्ड्स हम परचेज कर लेते हैं। तो बी ने क्या किया, सपोज इसके 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, बदले में ए को दे दिया पैसा, ए को पैसा दे दिया। अब ये जो बॉन्ड्स थी इसकी मेच्योरिटी थी समझ लो 5 साल की। अब 2 साल कंपनी ए जो है वो बढ़िया चली, ठीक है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर 2 साल बाद क्या हुआ, कंपनी ए पे एलिगेशंस लग गए, जैसे आपका अडानी के साथ हुआ। पिछले साल हिंडनबर्ग का एलिगेशन लगा था, इस बार यूएसए में कोई केस हो गया उसके ऊपर, जिससे क्या हुआ, उसकी मार्केट वैल्यूएशन कम हो गई। वैसे ही कुछ सपोज करो कंपनी ए के साथ हो गया 2 साल बाद, 2 साल बाद इस पर भी कोई एलिगेशन वगैरह लगे और इसकी भी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होने लग पड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी बी को होगा डाउट कि भाई इसके बॉन्ड्स की मैच्योरिटी है 5 साल, क्या पता 5 साल से पहले कंपनी बंद हो जाए तो मेरे तो 100 करोड़ रुपया गया। तो ये जाएगा सी के पास, सी के पास जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को इंश्योरेंस दो। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आपका बेसिकली क्या होता है, कि इंश्योरेंस ही होता है। ठीक है, अब वो सी के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को एक इंश्योरेंस दो, और वो इंश्योरेंस क्या होगी, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये होगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब जो सी है वो बी को देगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, बदले में बी क्या करेगा, सी को प्रीमियम पे करेगा, सी को प्रीमियम पे करेगा। अब इस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में क्या होगा कि अगर बाय चांस कल कोई कंपनी ए बिक जाती है, कुछ भी हो जाता है, इसके 100 करोड़ के बॉन्ड्स जो है नलिफाइड हो जाते हैं, तो कंपनी सी जो है वो बी को हर्जाना पे करेगी। और अगर कंपनी ए जो है वो 5 साल चलती है, उसके बॉन्ड्स बढ़िया चलते हैं और बी का कोई नुकसान नहीं होता, तो क्या होगा, कंपनी सी को फायदा हो जाएगा, इसको जो हर साल प्रीमियम आ रहा है उसके रूप में। सिंपल सी बात है, जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक की इंश्योरेंस कराते हैं, उसमें क्या होता है, हम हर साल बाइक की इंश्योरेंस कराते हैं, और अगर बाइक बाय चांस एक्सीडेंट हो जाए, कोई कहीं से टूट फूट जाए, तो हम इंश्योरेंस का क्लेम करा के बाइक को ठीक करा सकते हैं। और अगर कुछ नुकसान नहीं होता है तो 1 साल का हमारा प्रीमियम चला जाता है वेस्ट। ठीक है, 1 साल का हमारा प्रीमियम चला जाता है कंपनी को,
और हमारी कोई बाइक में नुकसान नहीं हुआ तो 1 साल का प्रीमियम का हमारे को लॉस हो जाता है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में। कंपनी बी जो है वो सी से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदेगी, ठीक है, और बदले में उसको प्रीमियम पे करेगी। तो बाय चांस कंपनी ए अगर बिक जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, इसके बॉन्ड्स खराब हो जाते हैं, तो कंपनी सी जो है वो इसका हर्जाना भरेगी कंपनी बी को। और अगर बाय चांस कंपनी ए को कुछ नहीं होता है तो कंपनी सी की कमाई हो जाएगी प्रीमियम के रूप में। तो ये होता है आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो देखो यहाँ पे जो बी है, बी क्या होगा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बायर, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बायर। और सी क्या होगा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सेलर, क्योंकि इसने बेचा ना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो सी होता है सेलर, बी होता है बायर। तो पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड सिर्फ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को बाय कर सकते थे। मतलब म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए वो क्या करते थे, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को बाय करते थे, सिर्फ बाय करना अलाउड था। अब सेबी ने क्या कहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सेलर भी बन सकते हैं, मतलब वो किसी सी के रूप में भी काम कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझ लो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके पास कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरे को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेच दो, तो अब म्यूचुअल फंड उसको बेच सकता है, बदले में उससे प्रीमियम के रूप में पैसा कमा सकता है। ये अलाउ किया है सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को कि अब वो भाई सेलर भी बन सकते हैं और बायर तो पहले से थे ही। ये होता है आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सेबी ने अमेंड की है डी लिस्टिंग रेगुलेशंस। अब डी लिस्टिंग रेगुलेशन को समझने से पहले समझते हैं लिस्टिंग क्या होता है। तो देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, एनटीपीसी ग्रीन ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, एनटीपीसी ग्रीन ने, और इन्होंने बोला कि हमारा जो शेयर होगा आईपीओ के अंडर वो 102 रुपए से लेके 108 रुपए तक का हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, आपको क्या लगानी पड़ेगी, बोली लगानी पड़ेगी कि भाई मैं जो आईपीओ लूंगा, एनटीपीसी ग्रीन का शेयर लूंगा, वो 102 रुपए में लूंगा, कोई बोलेगा मैं 103 में लूंगा, कोई बोलेगा 108 में लूंगा, कोई बोलेगा 107 में लूंगा, और जो मैक्सिमम बिडिंग जिस अमाउंट पे होएगी वो उतने अमाउंट पे वो शेयर अलॉट होएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 102 से 108 जो है, इसको बोलते हैं हम प्राइस बैंड, इसको बोलते हैं हम प्राइस बैंड। 102 को बोलेंगे हम फ्लोर प्राइस, जो सबसे छोटी अमाउंट होती है उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट होती है उसको बोलते हैं हम सीलिंग प्राइस। और इसमें हम बोली लगाते हैं कि भाई मेरे को 103 पे चाहिए, कोई बोलेगा 105 पे, और जिस अमाउंट में सबसे ज्यादा बोली लगेगी उतने में वो शेयर अलॉट होएगा। तो इस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। अब क्या होता है, कभी कभी कंपनीज जो है, जो उसके शेयर मार्केट में फैले हुए होते हैं, उनको वो मार्केट से वापस बाय बैक करती है, खुद परचेज करती है वापस अपने शेयर, ताकि अपनी ओनरशिप बढ़ा सके, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया बढ़ा सके, अपना ओनरशिप परसेंटेज बढ़ा सके। ऐसे क्या होता है, तो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से वापस परचेज करती है। अब यहाँ पे परचेज करने का ऑप्शन क्या था पहले, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या था, कंपनी अपने शेयर्स बेच रही थी। रिवर्स बुक बिल्डिंग में क्या होगा, कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदेगी, ये था। अब सेबी ने बोला कि देखो रिवर्स बुक बिल्डिंग की जगह आप यूज करो फिक्स्ड प्राइस मेथड। एक मेथड और लॉन्च कर दिया, फिक्स्ड प्राइस मेथड। कंपनी के ऊपर अभी भी पता क्या है, कंपनी की अपनी मर्जी है, वो फिक्स्ड प्राइस यूज करना चाहती है तो फिक्स्ड प्राइस करे, रिवर्स बुक बिल्डिंग करना चाहती है तो रिवर्स बुक बिल्डिंग करे। पर उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया सेबी ने एक और, कौन सा, फिक्स्ड प्राइस मेथड। इसमें क्या बोला है, जैसे सपोज कंपनी ए है और ये चाहती है कि मैं अपने सारे शेयर्स जो है मार्केट से वापस परचेज कर लूं, वापस बाय बैक कर लूं। तो यहाँ पे कंपनी ए को क्या बोलेगा सेबी कि हम एक बंदा अपॉइंट करते हैं, वो जो आपके मार्केट में शेयर्स हैं उसकी फेयर प्राइस निकालेगा, उसका फेयर प्राइस कैलकुलेट करेगा। जो भी उसका फेयर प्राइस आएगा, आपको क्या करना है, उस शेयर के ओनर को फेयर प्राइस पे 15% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब कंपनी ए का जो शेयर है समझ लो उसके फेयर प्राइस निकला 100 रुपए, 100 रुपए का फेयर प्राइस निकला, तो जब आप पर्सन से वापस अपने शेयर बाय बैक करोगे तो आपको एटलीस्ट 115 रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे। उससे ज्यादा दे सकते हो आप, उससे कम नहीं दोगे। मतलब सेबी एक बंदा अपॉइंट करेगी जो उस कंपनी का फेयर प्राइस निकालेगा, उस कंपनी के शेयर का, और जो उस कंपनी के शेयर का फेयर प्राइस आएगा उससे एटलीस्ट 15% का हाइक देना पड़ेगा कंपनी को, शेयर होल्डर को, अपने शेयर वापस खरीदने के लिए, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया यह है कि जब आपकी रिवर्स बुक बिल्डिंग के थ्रू कंपनी जो अपने शेयर्स वापस परचेज करती थी, डीलिस्टिंग करती थी, तो उसमें क्या होता था, सपोज कंपनी ए की ही बात करता हूं, इसके समझ लो मार्केट में जो है वो 100 शेयर्स जो है वो बिक रहे हैं, मतलब इसने मार्केट में 100 शेयर्स बेचे थे। अब ये जब बाय बैक कर रहे हैं अपने शेयर्स, तो एटलीस्ट पहले क्या होता था, 90 शेयर होल्डर जो है, 90 शेयर्स जो है वो वापस आने चाहिए कंपनी के पास। मतलब कंपनी ए ने अपने स्टॉक मार्केट में 100 शेयर उतारे थे, अब वो बाय बैक करना चाहती है, डीलिस्टिंग करना चाहती है अपने आप को,
तो एटलीस्ट 90 शेयर्स इसके पास आने चाहिए। तो पहले ये क्राइटेरिया होता था, अब सेबी ने क्या कर दिया, इस 90 वाले क्राइटेरिया को घटा के कितना कर दिया, 75 शेयर्स। अगर अब कंपनी ए के 75 शेयर भी इसको वापस मिल रहे हैं 100 में से, तो ये डीलिस्टिंग जो है वो सक्सेस मानी जाएगी। और सेबी का कहना ये है कि ये फिक्स्ड प्राइस मेथड से क्या होगा, हमें लगभग 200 करोड़ का फायदा होगा अगले 5 साल में, क्योंकि जो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस था उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती थी। फिक्स्ड प्राइस मेथड हमें सस्ता पड़ेगा, इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट कम पड़ेगी और हमें लगभग 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा अगले 5 साल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, सेबी एक्सटेंड्स डिजिटल रिलैक्सेशन फॉर एजीएम। एजीएम क्या होता है, आपका एनुअल जनरल मीटिंग। अब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, चाहे उसके पास एक शेयर भी होगा, दो भी शेयर भी होंगे, तो वो समझ रहे होंगे इस बात को। आपको देखना, जब भी आपके पास एक शेयर भी होगा ना, आपको मेल आएगी कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है इस कंपनी की इतने दिन को, और आपको ई वोटिंग का राइट्स है, तो आप इस टाइम पे आ सकते हैं और राइट वोटिंग कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स है वो सारे इकट्ठे होते हैं, और जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में पर शेयर कितना दिया जाएगा, या बोनस शेयर अलॉट होंगे कि नहीं होंगे, वो सब डिस्कस होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। अब यहाँ पे क्या किया है, सेबी ने बोला था जो भी कंपनी है जो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रही है, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसके शेयर होल्डर है उनको फिजिकल कॉपी देनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फिजिकल कॉपी, ई कॉपी नहीं चलेगी, मतलब आपको मेल कर दी वो नहीं चलेगी, फिजिकल कॉपीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और इसकी डेडलाइन थी पहले सितंबर 2024, तो इसको एक्सटेंड कर दिया आरबीआई ने। अब इसकी डेडलाइन कितनी हो गई है, 30 सितंबर 2025, एक साल से इसको बढ़ा दिया है। अब देखो ये सब क्राइटेरिया किसके अंदर आता है, आपका एलओडीआर। एलओडीआर क्या होता है, आपका लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है, आईपीओ जैसे अभी एनटीपीसी लाई, समझ लो एनटीपीसी ने 1 लाख शेयर्स लाए कि भाई मैं 1 लाख शेयर्स जो है वो मार्केट में बेचना चाहता हूं और बदले में पैसे कमाना चाहता हूं। तो एनटीपीसी को क्या करना पड़ेगा, ये 1 लाख शेयर्स या तो बीएससी पे या एनएससी पे लिस्ट करवाने पड़ेंगे। मतलब इनका जो एक तरीके से समझ लो रिकॉर्ड है, इनके पास एक एक्सेल है, समझ लो एक तरीके से बेसिक सी भाषा में समझा रहा हूं, एक्सेल है, इसमें सारी डिटेल होगी कि भाई एसबीआई के हमारे बीएससी पे इतने शेयर्स हैं, फिर हमारा समझ लो पीएनबी के इतने शेयर्स हैं, एलआईसी के इतने शेयर्स हैं, टाटा मोटर्स के इतने शेयर्स हैं। अब ये जो अपनी एनटीपीसी ग्रीन आई, उसका नाम कहीं होएगा ही नहीं, अब वो होगा नहीं तो वो ट्रेड कैसे करेंगे, इसलिए एनटीपीसी को क्या करना पड़ता है, अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ता है इन पे, बीएससी, एनएससी, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, जिस पे चाहे उस पे लिस्ट करवा सकते हैं। तो उस पे क्या होता है, बेसिकली वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई हमारे इतने शेयर्स हैं, इतनी वैल्यूएशन है और इसको हम बेचना चाहते हैं मार्केट में। तो वो होती है आपकी लिस्टिंग प्रोसेस। तो ये यहाँ पे क्या होता था, एक कंपनी ना मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने आप को लिस्ट करवा सकती है। मतलब जैसे एसबीआई है तो बीएससी पे भी अपने आप को लॉन्च कर सकता है, एनएससी पे भी लॉन्च कर सकता है। तो पहले क्राइटेरिया क्या होता था, बीएससी में अगर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है तो अलग क्राइटेरिया होता था कि ये रिक्वायरमेंट्स है, एनएससी में करवाना है तो उसका अलग क्राइटेरिया होता था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में करवाना है तो उसका अलग क्राइटेरिया होता था। तो इसमें क्या होता था, कंपनी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस लगते थे। तो 2015 में क्या किया, सेबी ने एलओडीआर लॉन्च किया। एलओडीआर क्या होता है, आपका लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है, इन्होंने एक यूनिवर्सल फॉर्मेट बना दिया कि आप जिस मर्जी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट कीजिए, आपको बस ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो तो आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा सकते हो। तो एक मतलब कॉमन प्रोसीजर लिस्टिंग प्रोसेस बना दिया था। तो उसके तहत ये फैसला लिया गया है एनुअल जनरल मीटिंग का कि भाई अब अगली बार जब एनुअल जनरल मीटिंग करोगे आप 30 सितंबर 2025 को, तो तब क्या होगा, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिजिकल कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हर एक शेयर होल्डर को। ठीक है, तो ये था आपका ये डिजिटल रिलैक्सेशन वाली न्यूज। और यहाँ पे एक चीज और है, अच्छा ठीक है, एलओडीआर से एक चीज और याद आई, एलओडीआर के लिए ना एक स्पेशल कमेटी भी बनाई थी अभी रिसेंटली, 22 मेंबर की कमेटी बनाई थी। और उसके जो हेड थे वो कौन थे हमारे, उसके हेड थे रामा सुब्रमण्यम गांधी जी, रामा सुब्रमण्यम गांधी जी। और ये कौन थे, ये हमारे एक्स डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के, डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, सेबी ने रिड्यूस कर दिया बोनस शेयर अलॉटमेंट टाइम। अब ये बोनस शेयर क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा क्या, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे को भाई प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो हम कस्टमर को जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड के रूप में पैसे देंगे पर शेयर।
पर कभी कभी क्या होता है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है और वो पैसे देना नहीं चाहती, लिक्विडिटी अपने पास रखना चाहती है, तो वो क्या करती है, बंदों को पैसे ना देके पर शेयर वो बोनस शेयर दे देती है, मतलब एक शेयर एक्स्ट्रा। ऐसा होता है जैसे समझ लो 1:3, वो बोलेगी डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर 1:3, मतलब जिस व्यक्ति के पास उस कंपनी के 3 शेयर्स हैं उसको एक शेयर बोनस के रूप में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब उसके पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 4 शेयर हो जाएंगे। तो जैसे एक शेयर की कीमत समझ लो 30 रुपए है, तो 3 शेयर की 90 थी, अब उसको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल गया तो उसका पोर्टफोलियो में 120 रुपए हो जाएंगे। तो वो पैसे ना देके बोनस शेयर दे देती है अपने, तो वो डिविडेंड के रूप में। ये सब कहाँ डिसाइड होता है, आपका एनुअल जनरल मीटिंग में। तो पहले क्या था, ये जो बोनस शेयर है ये अकाउंट में आने में लगभग लगभग 2 हफ्तों से लेके 1 महीना लग जाता था, कम से कम 2 हफ्तों से लेके 1 महीना लग जाता था। अब सेबी ने बोला है कि जिस दिन आपने अनाउंस किया है कि भाई ये कट ऑफ डेट है कि इससे पहले अगर आपको आपके पास मेरे कंपनी के शेयर हैं तो हम आपको बोनस शेयर देंगे, तो जिस दिन आप ये अनाउंस करोगे, रिकॉर्ड करोगे, उसके +2 डेज के अंदर, +2 मतलब टी हो गया आपका रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होगी, जिस दिन आप अनाउंस करोगे कि भाई, अनाउंसमेंट पता कैसे होती है, देखो समझ लो मैंने आज अनाउंस कर दिया कि भाई मैं बोनस शेयर देने वाला हूं, तो बंदे तो क्या करेंगे, आज मेरी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे और उनको एक्स्ट्रा शेयर बोनस के रूप में मिल जाएंगे, तो कंपनी का तो लॉस हो गया। तो कंपनी यहाँ पे कट ऑफ डेट भी अनाउंस करती है कि भाई अगर इस डेट से पहले अगर आपके पास मेरे शेयर्स हैं तो आपको हम डिविडेंड के रूप में बोनस शेयर देंगे, और वो बोनस शेयर की रेशो बता देंगे वो। तो जिस दिन वो ये चीज अनाउंस करेंगे उसको बोलेंगे हम रिकॉर्ड डेट। टी क्या होगा, रिकॉर्ड डेट, +2 मतलब 2 दिन के अंदर वो बोनस शेयर आपके अकाउंट में भी आ जाएंगे। जिस दिन कंपनी अनाउंस करेगी डिविडेंड के रूप में बोनस दे रही है वो, उसके +2 डेज के अंदर आपके अकाउंट में वो बोनस शेयर आ जाएंगे। पहले इस काम के लिए कम से कम 2 हफ्तों से लेके 1 महीना तक लग जाता था, ठीक है। और ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 से ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, सेबी ने मैंडेट दिया है कि भाई अब जो आप पब्लिक डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको यूपीआई के थ्रू करनी पड़ेगी अप टू ₹5 लाख। अब ये क्या मतलब है, देखो जैसे जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो चीज समझेंगे। आईपीओ में क्या होता है, आपको लॉट्स होते हैं, एक लॉट जो होता है आपका वो लगभग लगभग 14,000 रुपए का होता है। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने एक लॉट लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, 5 लेने हैं, जितने आप ले सकते हो। 2 लाख तक रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए 2 लाख तक की ऑप्शंस होती है। समझ लो मैंने 5 लॉट लिए इस आईपीओ के, तो मेरा टोटल बिल कितना बैठ गया, 70,000 रुपए का। अब ये आईपीओ मेरे को अलॉट होएगा कि नहीं होएगा वो बात की बात है। आपने जैसे इस 5 लॉट बुक किए, आपके यूपीआई पे एक मैंडेट आएगा, फिर आपको उस मैंडेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन प्लेस्ड हो जाएगी शेयर मार्केट में कि भाई इस बंदे ने 5 लॉट के लिए बुक किया है और इसने मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया। अब इस मैंडेट में क्या होता है, आपका जो अकाउंट होगा उसमें 70,000 रुपए का होल्ड लग जाता है। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो गया तो ये 70,000 रुपए चले जाएंगे शेयर मार्केट वालों कंपनी के पास और आपके अकाउंट में आ जाएंगे शेयर्स। और बाय चांस आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपका ये 70,000 का होल्ड रिमूव हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एएसबीए, एप्लीकेशन सपोर्टेड थ्रू ब्लॉक्ड अमाउंट। तो ये तो हो गया आपका आईपीओ वगैरह में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। वैसे डेट सिक्योरिटी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो डेट सिक्योरिटी में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये हम जब मनी मार्केट कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। डेट सिक्योरिटी आपका बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का लोन होता है। जब कंपनी लोन के रूप में पैसे उधार, मतलब कंपनी आपसे पैसे उधार मांग रही है और आपको वापस कर देगी कुछ टाइम बाद, वो होती है आपकी बेसिकली एक डेट सिक्योरिटीज। तो पहले जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट करना है डेट सिक्योरिटी में, वो पेमेंट कैसे करते थे, ब्रोकर्स के थ्रू, सिंडिकेट मेंबर्स के थ्रू। अब सेबी ने बोल दिया कि भाई जो भी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा अप टू 5 लाख रुपीज, वो किसके थ्रू करेगा, अब यूपीआई के थ्रू करना पड़ेगा उसको वो इन्वेस्टमेंट। ये ब्रोकर्स और सिंडिकेट मेंबर्स के थ्रू नहीं करेगा। अगर वो 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है डेट सिक्योरिटीज में तो वो किसके थ्रू करेगा, यूपीआई के थ्रू करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग न्यू रेगुलेशन फॉर इनविट्स। तो इनविट की फुल फॉर्म क्या है आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है, कंपनी जो पैसे उठाती है इनविट के रूप में, वो पैसा कहां लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। या कोई कॉलोनी बना रही होगी, या कोई बिल्डिंग बना रही होगी, या कोई ब्रिजेस बना रही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये पैसा लगता है सारा का सारा, जो भी इनविट के रूप में उठाया जाता है जनता से। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो पैसा उठाते हैं ना उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका पब्लिक प्लेस्ड इनविट्स, पब्लिक इनविट हो गया, और एक हो गया आपका प्राइवेट इनविट, प्राइवेट इनविट। अब इसमें क्या होता है, पब्लिक इनविट हो गया जैसे आपका शेयर मार्केट में लिस्टिंग होगी है ये, और
हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट इन्वेस्ट क्या होता है, जो आप सीधा टेबल पे बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं दो चार पार्टी। इसमें जरूरी नहीं है आप अपने आप को लिस्ट करवाओ शेयर मार्केट पे, आप बेसिकली प्राइवेटली काउंटर ऑन द टेबल भी आप इसमें डीलिंग कर सकते हो। और ये होती है आपकी मेनली हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए या फिर कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए, उनके लिए होती है इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट प्लेस्ड इन्वेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या था, अगर आपको एक प्राइवेट प्लेस्ड इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करना है तो पहले क्राइटेरिया क्या होता था, आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए की। अब सेबी ने इसको घटा के कितना कर दिया, 25 लाख रुपए। अब अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की चाहिए, अब 25 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये था आपका सेबी न्यूज। बहुत जल्द आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।